हाय एवरीवन, सभी का वेलकम है अगेन वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। शुरू करेंगे आज की क्लास को 12 जनवरी की द हिंदू के पहले एडिटोरियल के साथ। शो ऑफ फेयरनेस इसका टाइटल है। अपनी क्लास थोड़ी सी लेट आती है, शाम में 6:30 बजे के आसपास, और इसका मेन कारण है क्वालिटी। भाई एडिटोरियल तो बहुत जगह पढ़ाया जा रहा है, सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक चलता है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि शाम को 6 बजे ही करें, लेकिन कुछ ऐसा करें कि आधे पौने घंटे में आप इंग्लिश के हर एस्पेक्ट को कवर कर सकें। अगर पेशेंस से आप क्लास लेंगे तो 10 मिनट में आपको एक क्वालिटी समझ में आ जाएगी। और अगर क्लास अच्छी लगती है तो नए बच्चे क्लास को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 6:30 बजे का शेड्यूल बना लो शाम का। मंडे टू सैटरडे आपको ये क्लासेस मिलेंगी। ये आपका आज का क्विज़ है। क्लास ले रहे हो तो लास्ट में चेक करना कि आपने कितना सीखा। इस क्विज़ में आप जो सब कुछ अप्लाई करोगे और 9 में से 9 मार्क्स को लाने की कोशिश करोगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कह रहा है जी शो ऑफ फेयरनेस। देखिए फेयर वर्ड है ना, फेयर, इसके 2 मीनिंग्स है, याद रखें। पहला मीनिंग है गोरा, ठीक है, लाइट स्किन्ड। और फेयर का दूसरा मीनिंग है निष्पक्ष। अगर कोई आदमी गोरा है तो फेयर है, और अगर कोई इंसान की कोई बात, कोई हरकत निष्पक्ष है, अनडिस्क्रिमिनेटरी है, तो वो भी फेयर है। तो फेयरनेस का मतलब हो गया निष्पक्षता, अनबायसनेस। कह रहे जी एक शो हुआ है, एक दिखावा हुआ है निष्पक्षता का या फेयरनेस का। शो का मतलब यहाँ पे वो वाला दिखावा नहीं है, निष्पक्षता को सेंटर के द्वारा दिखाया गया है ना, सबके सामने। बात कर रहा है ऑन द फॉर्मूला फॉर सिलेक्शन ऑफ रिपब्लिक डे टैबलेट्स। बात हो रही है उस फॉर्मूला की जो सिलेक्शन का है रिपब्लिक डे के टैबलेट्स का। अब ये क्या होता है टैबलेट्स? देखिए अंग्रेजी में एक वर्ड है टैब्लू, और इसको हिंदी में बोलते हैं झांकी। अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी पे जाते हैं झांकी देखने, रिपब्लिक डे पे आप लाल किले पे देखते हैं, तो ये सब झांकियाँ हैं। अंग्रेजी में टैब्लू है। और ये टैब्लू वर्ड जो है इसका प्लूरल बनाने के 2 तरीके हैं। आप इसके आगे चाहे तो एस लगा दें, और या फिर इसके आगे एक्स लगा दें। बहुत सारे ऐसे नाउन्स अंग्रेजी में जिनका प्लूरल बनाने के लिए आपको थोड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। जैसे एक वर्ड है फॉर्मूला, फॉर्मूला के आगे ई लगा देंगे, फॉर्मूले लिखेंगे तो उसका प्लूरल बन जाएगा, है ना। डाटम, डेटम का डेटा, पोडियम का पोडिया। तो ये टैब्लू अकेला ऐसा वर्ड है जो एक्स लग करके प्लूरल बन जाता है, झांकियाँ। तो बात कर रहा है सरकार के उस फॉर्मूले की जिससे सिलेक्शन होगा स्टेट से आने वाली रिपब्लिक डे की टैब्लूज का या झांकियों का। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। कह रहे हैं जी टैब्लू रोटेशनल प्लान फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इज एन इक्विटेबल वन। कह रहे हैं जी टैब्लू रोटेशनल प्लान है। क्या है ये? देखिए टैब्लू मतलब झांकी, रोटेशनल मतलब बारी बारी से। इस साल गुजरात की झांकी और राजस्थान की झांकी, अगले साल हरियाणा की और मिजोरम की। तो सबकी झांकी एक साथ नहीं हो सकती, इसलिए एक रोटेशनल प्लान बनाया गया है। और ये बनाया गया है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए। कह रहा है ये प्लान अपने आप में एक इक्विटेबल प्लान है। ये वन जो है प्लान के लिए आया है। और इक्विटेबल मतलब जिसमें इक्विटी हो, बराबरी हो, इम्पार्शलिटी हो। तो सभी स्टेट्स की यही शिकायत थी कि हमारी झांकी को आपने इस बार अप्रूव नहीं किया। तो सरकार ने एक प्लान ही बना दिया, भाई 3 साल में सबका एक बार नंबर आएगा। कोई झगड़ा नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है। इस साल आपका नंबर नहीं आया तो अगले साल की 26 जनवरी की परेड में आपकी झांकी को ले लेंगे। तो ये रोटेशनल प्लान अपने आप में एक बराबरी करने वाला प्लान है। मीनिंग के साथ साथ शब्दों के भाव भी समझो। ऐसा नहीं हो पिछली लाइन का मीनिंग निकाला और अगली का भूल गए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। प्लान जो सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, इक्विटेबल या ऊपर देखा था आपने वर्ड फेयर, एक ही बात है, बराबरी वाला। टैब्लू यानी झांकी, रोटेशनल मतलब बारी बारी से होने वाली चीज़। अब जल्दी से इस आर्टिकल के 5-6 वोकैब वर्ड्स एक साथ देख लो जो भारी भरकम है, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। साथ ही वाईटी ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे एसएससी हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, यूपीएससी का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में। फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं
किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सी सेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। ऑलराइट, अपनी वोकैब शीट आज की 4 वर्ड्स हैं। नया वर्ड है पहला आपके लिए अकोमोडेट। ध्यान से देखना, एक ही वर्ड है, कई मीनिंग्स रखता है। देखिए, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि एक बाइक पे 2 लोग बैठे हैं, आप 2 लोग हैं और मुझे भी आपके साथ बैठना है, मुझे भी कहीं जाना है, तो आपने बोला यार 2 बैठ सकते हैं और तो नहीं बैठ सकते, तो मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा सा मुझे भी अकोमोडेट कर लो, यानी मुझे भी एडजस्ट कर लो। तो अकोमोडेट वर्ड का पहला मीनिंग होता है एडजस्टमेंट करना, 2 की जगह 3 घुसा देना, कैसे भी करके चीज़ों में जुगाड़ बिठा के उनका काम चलाना, एडजस्टमेंट करना। दूसरा एक अकोमोडेट वर्ड का मीनिंग होता है कहीं पे रहना, शेल्टर देना। जैसे इस कमरे में 5 लोग रह सकते हैं, तो दिस रूम कैन अकोमोडेट 5 पीपल। समझ पाए? एडजस्ट करना और शेल्टर देना दोनों के लिए ये सिंगल वर्ड अंग्रेजी में यूज होता है। इसीलिए अकोमोडेट से अकोमोडेशन नाम का नाउन बनता है, और अकोमोडेशन का मतलब होता है रहने की व्यवस्था। आपके दोस्त ने आपको बुलाया है शादी पे, तो वो आपको ये कहेगा कि यार आपका अकोमोडेशन हमने फलां होटल में करवा दिया है, तो वो ये कहना चाह रहा है आपके रुकने की व्यवस्था हमने उस होटल में करवाई है। समझ गए? अकोमोडेट एक वर्ब है, अकोमोडेशन एक नाउन है। चलिए अब दोनों तरीके से वर्ब यूज करके दिखाता हूं। यू शुड सून अकोमोडेट योर सेल्फ टू द न्यू सर्कमस्टांस। आप जल्दी ही अकोमोडेट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, सूट कर लेंगे या फिट कर लेंगे अपने आप को नए सर्कमस्टांस के हिसाब से, नए हालात के हिसाब से। तो यहाँ तो एडजस्टमेंट वाली बात हो गई। दूसरा मीनिंग देखो, द रूम कुड अकोमोडेट 4 एडल्ट्स। कमरा 4 लोगों को शेल्टर दे सकता था, कमरे में 4 लोग रह सकते थे। डिटेल में हो गया ये वर्ड, बस 2 ही मीनिंग्स है, ध्यान रख लेना। अगला वर्ड देख लो, इलेबोरेट। बहुत बार आ चुका पिछली कई क्लासेस में। ये वर्ब भी है, ये एडजेक्टिव भी है। वर्ब फॉर्म में इलेबोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिटेल में बताना, जैसे कि मैं ये सारे वर्ड्स आपके सामने इलेबोरेट कर रहा हूँ। और एडजेक्टिव फॉर्म में इलेबोरेट उस चीज़ के लिए लगाएंगे जो अपने आप में बहुत डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि इस क्लास के अंदर आपको एक इलेबोरेट समरी मिल रही है द हिंदू एडिटोरियल की, है ना, डिटेल्ड, कॉम्प्लेक्स। वर्ब एडजेक्टिव दोनों तरीके से यूज होता है, यूज भी करके दिखाएंगे। महात्मा गांधी elaborated his life experiences in his elaborate autobiography। महात्मा गांधी ने इलेबोरेट किया, वर्ब फॉर्म में डिटेल में बताया अपने ज़िंदगी के अनुभवों को, लाइफ एक्सपीरियंसेस को। और कहाँ बताया भाई? अपनी डिटेल्ड इलेबोरेट ऑटोबायोग्राफी में। अब यहाँ इलेबोरेट एडजेक्टिव बन गया, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। चलिए, इंटरप्रेट करना, इल्यूसिडेट करना, इलेबोरेट के वर्ब फॉर्म में सिनोनिम्स हैं। आज आप ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। एक चीज़ याद रखें, इलेबोरेट जो वर्ब है उसके आगे ऑन लगा सकते हैं, ऑप्शनल होता है। समझ गए ना? लगेगा तो भी ठीक, नहीं लगा तो भी ठीक। अगला वर्ड है जी अनफाउंडेड। ये वर्ड बना है फाउंडेशन पे। फाउंडेशन मतलब आधार, फाउंडेड मतलब आधारित, और अनफाउंडेड मतलब जिसका कोई आधार ना हो। बेसलेस, without any foundation. According to the Russian government, all accusations on its military are unfounded. रशिया की सरकार के हिसाब से सारे आरोप इसकी फौजों पे, मिलिट्री पे, वो बेसलेस है, आधारहीन है। इसको अनसब्सटेंशिएटेड, अनवेरीफाइड या अनजस्टिफाइड भी बोल सकते हैं। कुल मिलाकर के हिंदी में इसको बोलते हैं बेतुका। आपने मुझ पर बेतुका आरोप लगाया, यानी उस आरोप का कोई प्रूफ नहीं है, बस आपने लगा दिया, है ना, बेसलेस। चलिए लास्ट वर्ड है अपने पास बिकरिंग। बिकरिंग को बोलते हैं नोक-झोंक, हिंदी में नोक-झोंक। द इलेक्शन विल एंड मंथ्स ऑफ पॉलिटिकल बिकरिंग। ये चुनाव खत्म कर देगा कई महीनों की सियासी नोक-झोंक को। नोक-झोंक के लिए ऑल्टरकेशन नाम का एक एडवांस्ड वर्ड बहुत जगह यूज होता हुआ देखेंगे। क्विबल और स्क्वेबल ये आम भाषा में यूज होने वाले वर्ड्स हैं। क्विबल स्क्वेबल अगर आप इंग्लिश घर में बोलते हैं तो ये वर्ड आप सुने होंगे, आपने बोलते हुए देखा होगा या बोला भी होगा। ऑल्टरकेशन एक फॉर्मल वर्ड है ना, किताबों में लिखा हुआ मिलेगा, रिपोर्ट्स में, एडिटोरियल्स में
नोक झोंक के लिए। चलिए 4 वर्ड्स डिटेल में हो गए, कम पढ़ लो लेकिन उतना पढ़ो जो बार बार ना पढ़ना पड़े। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें। देखिए आज से 6-5 दिन पहले एक एडिटोरियल हमने किया था जिसमें कुछ स्टेट्स ने ऐसा आरोप लगाया था सेंटर पे कि उनकी रिपब्लिक डे के लिए जो झांकी है उस झांकी को सेंटर ने अप्रूव नहीं किया। और क्यों नहीं किया भाई? उन स्टेट्स का ये कहना था कि क्योंकि हमारे यहाँ विपक्ष की सरकार है, दिल्ली की, बंगाल की, पंजाब की, इसलिए सेंटर हमारे साथ यानी केंद्र सरकार हमारे साथ मनमानी कर रही है, हमारी झांकी को 26 जनवरी पे शोकेस करने हमें नहीं दे रही है। अब इसी कंट्रोवर्सी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ख़त्म किया है। डिफेंस मिनिस्ट्री का एक नया बयान आया है जिसमें उन्होंने एक प्लान बना दिया और प्लान ये है कि सबको मौका मिलेगा, बारी बारी से मिलेगा। समझे मेरी बात को? हर आदमी हर स्टेट से जो भी प्रपोजल आ रहा है, हर प्रपोजल को 3 साल में कम से कम एक बार दिखाया जाएगा। तो रोटेशन से जब दिखाओगे तो झगड़ा खत्म, फिर ये पॉलिटिकल बायसनेस और ये ऐसे जो है कंट्रोवर्सीज आगे नहीं होंगी। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि यही तो चाहिए था, ऐसी ही चीज़ों की देश को ज़रूरत है और वेलकम करता है इस प्लान को इन द वेलकमिंग टोन। चलिए वेलकमिंग टोन का आर्टिकल अब शुरू करते हैं। द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ फाइनलाइज्ड a rotational plan which will ensure that all states and union territories get a chance to display their tableaux at the Republic Day parade. पीस बाय पीस छोटा छोटा करके पढ़ो, जल्दी पढ़ के कुछ नहीं होता। डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने कर दिया है फाइनलाइज। फाइनलाइज करना यानी किसी चीज़ को फाइनल बनाना, उस चीज़ पे डिसीजन ले लेना। और फाइनलाइज किया इन्होंने एक रोटेशनल प्लान जिसमें रोटेट होगा, सब घूम घूम के सबका नंबर आएगा, बारी बारी वाला प्लान। कह रहा है ये वही प्लान है, अब देखो विच आया इस प्लान के लिए, जो इंश्योर करेगा, पक्का करेगा इस चीज़ को। अच्छा किस चीज़ को भाई? इस चीज़ को कि सारे के सारे जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको मिलता है एक चांस या एक मौका। मौका किस चीज़ का? कि दिखा दें वो अपनी अपनी झांकियों को रिपब्लिक डे की परेड में, 26 जनवरी की परेड में। और ये कब दिखाएंगे? विद इन अ 3 ईयर साइकिल, 3 साल के साइकिल में। सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया। मिनिस्ट्री की वर्ब है हैज़ फाइनलाइज्ड, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ो सारे। प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। मिनिस्ट्री सरकारी है, सरकारी मिनिस्ट्रीज़ के आगे, सरकारी डिपार्टमेंट्स के आगे, एजेंसीज़ के आगे द का इस्तेमाल किया जाता है। डी को बड़ा किया गया है, एम को बड़ा किया गया है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, प्रॉपर नाउन को हमेशा फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज किया जाएगा। विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रोटेशनल प्लान के लिए आया है। विच की वर्ब है विल एंश्योर। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की वर्ब है गेट। दोनों मिल गए, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, इसलिए वर्ब को भी प्लूरल बनाया गया है, पीछे का एस निकाल दिया गया है। टैब्लुक्स आपने देख लिया, टैब्लू का यानी झांकी का प्लूरल है। अब ये बताओ मुझे, ये एंश्योर एक वर्ड है और एक वर्ड है जी अश्योर, सुना होगा आपने, और एक वर्ड है इंश्योर। तीनों के बीच का फर्क पता है ना आपको? अश्योर, एंश्योर और इंश्योर। चलो बहुत आसान है। एंश्योर का मतलब होता है हिंदी में सुनिश्चित करना, हिंदी समझते हो ना? सुनिश्चित करना, किसी चीज़ को पक्का करना। पढ़ाई करके अपनी सक्सेस को इंश्योर करेंगे आप, सुनिश्चित करेंगे। अश्योर करना, किसी को भरोसा दिलाना। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो घर वालों को सक्सेस का भरोसा दिलाएंगे। यू अश्योर योर पेरेंट्स ऑफ योर सक्सेस बाय वर्किंग हार्ड। समझ गए? जिस भी इंसान को जिस चीज़ का भरोसा दिलाएंगे आप ऑफ लगा के बताएं। अश्योर्ड माई पेरेंट्स ऑफ माई सक्सेस, भरोसा दिलाया मेरे माँ बाप को मेरी कामयाबी का। इंश्योर करना बनता है इंश्योरेंस से, इंश्योरेंस का मतलब है बीमा। इंश्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को बीमा करवाना। घर का इंश्योरेंस करवा दिया तो इंश्योर कर दिया घर को, लाइफ का इंश्योरेंस करवा दिया तो अपनी लाइफ को इंश्योर कर दिया। तीनों अलग वर्ड्स हैं, अश्योर के साथ में ऑफ आपको लगा हुआ मिलेगा। बड़े आगे करे दिस, ये नोट्स ले लो, मेरे रेडीमेड नोट्स हैं, काम किसी के काम लगे इसीलिए इनको लगाया गया यहाँ पे, है ना। करे दिस इज अ वेलकम स्टेप दैट विल पोटेंशियली अवॉइड कंट्रोवर्सी। कह रहा है जी एक वेलकम स्टेप है, वेलकम किए जाने वाला कदम है भारत सरकार का, जो पोटेंशियली या संभावित तौर पे अवॉइड करेगा विवाद को, कंट्रोवर्सी को। और किस चीज़ को लेकर के भाई? ओवर लगा के बता रहा है। ओवर द सिलेक्शन ऑफ टैब्लुक्स,
झांकियों के सिलेक्शन को लेकर के। अब ये क्या है कंट्रोवर्सी, कह रहा है जी ये सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो कंट्रोवर्सी है, दैट हैज बिकम एन अनफॉर्चुनेट एंड फ्रीक्वेंट अकॉम्पनीमेंट ऑफ द पैरेड्स। कह रहा है ये एक ऐसी चीज है सिलेक्शन का कंट्रोवर्सी जो एक अनफॉर्चुनेट और फ्रीक्वेंट साथी बन गया है, कॉम्प्लीमेंट बन गया है। ऐसी चीज आपको कॉम्प्लीमेंट बन के बनेगी जो आपका साथ देगी, जो आपको कंपनी करेगी। समझ गए ना, किसी कंपनी देना, किसी के साथ आना। तो ये कंट्रोवर्सी भी एक परमानेंट सा साथी बन गया है अनफॉर्चुनेट तरीके से, दुर्भाग्यवश, हर साल की 26 जनवरी की परेड का। हर साल कोई ना कोई स्टेट रो देता है कि हमारी झांकी तो ली नहीं आपने, है ना। चलिए, दिस की वर्ब है आज इज, दैट आया है स्टेप के लिए, दैट की वर्ब है विल अवॉइड, अवॉइड करना यानी बचना, पोटेंशियली यानी संभावित तौर पे, दैट आया है सिलेक्शन की कंट्रोवर्सी को लेकर के, दैट की वर्ब है हैज़ बिकम, क्योंकि कंट्रोवर्सी सिंगुलर है इसलिए दैट की वर्ब भी सिंगुलर है। मान लीजिए कंट्रोवर्सीज होता तो वर्ब यहां पे हैव लगी होती। इतना समझते हो ना। चलिए, कह रहा है दिस ईयर टैब्लूक्स ऑफ 16 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज वर सिलेक्टेड। इस साल झांकियों को 16 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की सिलेक्ट किया गया था। और किस लिए किया गया था भाई? फॉर द 26 जनवरी परेड, फॉलोइंग एन एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस, बट द ऑपोजिशन रूल्ड दिल्ली, पंजाब, कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल दैट वर नॉट क्वालिफाइड क्राइड फॉल। कह रहे जी इनको सिलेक्ट तो किया गया था, और सिलेक्ट किया गया था एक इस्टेब्लिश्ड प्रोसेस के बाद, एक ऐसी प्रक्रिया के बाद में जो सेट प्रक्रिया है ना, प्रोसेस है। कह रहा है लेकिन बावजूद इसके जो ऑपोजिशन के द्वारा चलाई जा रही स्टेट्स हैं, जैसे कि दिल्ली है, पंजाब है, कर्नाटक है, बंगाल है, ये जिन्होंने क्वालिफाई किया ही नहीं इस साल, जिनका नाम इन 16 की सूची में लिस्ट में नहीं था, इन सभी ने शिकायत की, इन सभी ने चीख चीख के क्राई फाउल किया। पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लो, फिर मीनिंग देख लेना सभी वर्ड्स के, ठीक है। टैब्लूक्स की वर्ब है वर सिलेक्टेड, पास्ट में पैसिव वॉइस लगाया गया है इंडेफिनिट टेंस में, वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ गए ना, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस पकड़ा करो, और नहीं पकड़ पा रहे हो एक्टिव पैसिव तो फिर बेसिक ही क्लियर नहीं है। फिर यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? बेसिक पूरा करो, होम पेज पे रखा हुआ है, इसी चैनल के होम पेज पे प्लेलिस्ट रखी है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, वहाँ से बेसिक्स आपको करना है, नहीं तो समझ नहीं पाओगे जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। दिल्ली, पंजाब, बंगाल की वर्ब है क्राइड फॉल, इन्हीं के लिए आया दैट, और दैट की वर्ब है वर नॉट क्वालिफाइड। क्राई फॉल करना आपको ईडियम 2-3 दिन पहले करवाई थी। फॉल होता है किसी मैच में, जैसे आप मैच खेल रहे हैं कैरम का, हॉकी का, फुटबॉल का, उसमें अगर आप कोई गलत हरकत करेंगे तो आपको फाउल मिलेगा, और ये फाउल देगा रेफरी। लेकिन ज़िंदगी में जब आपको ऐसा लगे कि सामने वाले की गलत हरकत पे किसी को सज़ा नहीं मिली और आपको मिल रही है, तो आप क्राई फाउल करने लगेंगे। भाई फाउल हुआ है सामने वाले से, उसको सज़ा नहीं मिली, तो आप चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि उसे सज़ा दो, मुझे क्यों दे रहे हो। कई बार हेलमेट वाले के लिए पकड़ लेते हैं ना, वो हेलमेट के लिए सड़क पे, तो आप उसको बोलते हो पुलिस वाले को, देखो ये भी निकल गया बिना हेलमेट के, ये भी निकल गया, मुझे क्यों पकड़ रखा है। तो आप क्राई फाउल कर रहे हो, तो उस वक्त दूसरों की गलतियों को गिना रहे होते हो अपनी। समझ गए मेरे ख्याल। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस सेंटेंस में एक एरर लगेगी आपको देख करके। देखो यहां लगाया गया दिस ईयर, और साथ में वर्ब लगाई गई है पास्ट की। क्या ये पॉसिबल है? भाई दिस ईयर तो भी चल रहा है ना, ये साल तो 2024 का है, चालू अभी तो शुरू ही हुआ है, जनवरी चल रहा है। जब साल खत्म नहीं हुआ, चल रहा है, शुरू हुआ है, तो आपने पास्ट टेंस का इस्तेमाल कैसे कर दिया? सब लोग एक बार दिमाग में सोचो जितना आपका कॉन्सेप्ट बना हुआ है, फिर ये कॉन्सेप्ट आपको करवाता हूँ। उससे पहले ये परेड वर्ड देख लेना। देखिए परेड आप जानते हैं, मार्च को रैली को बोलते हैं, प्रोसेशन को बोलते हैं। इससे दो वर्ड्स बनते हैं, कैवलकेड और मोटरकेड। परेड से दो वर्ड बनते हैं, कैवलकेड और मोटरकेड। देखिए कैवलकेड वो वाली परेड है जिसमें कैवेलियर्स यानी हॉर्स राइडर्स की परेड होती है। हॉर्स अ परेड बाय हॉर्स राइडर्स, वन वर्ड है अंग्रेजी में। घुड़सवारों की परेड को बोलते हैं कैवलकेड, क्योंकि घुड़सवार के लिए वन वर्ड अंग्रेजी में कैवेलियर, घुड़सवार को बोलते हैं अंग्रेजी में कैवेलियर। और मोटरकेड क्या है? अ परेड ऑन मोटर व्हीकल्स, परेड ऑन मोटर
व्हीकल्स। बाइक्स पे, कारों पे अगर कोई वो परेड वरेड निकले तो उसको बोलते हैं मोटरकेड। चलिए दोनों वन वर्ड्स याद रखना, आज के क्विज में पूछे गए हैं। अब इस कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं जो मैंने अभी पूछा था ग्रामर का। एडवांस लेकर के जा रहा हूँ थोड़ा सा, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आता है तभी एडवांस वाला समझ पाओगे। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब पास्ट का टाइम दिया गया हो तो पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। जब पास्ट का टाइम दिया गया हो तो पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। जैसे 3 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन रोड एक्सीडेंट्स लास्ट ईयर। 3 लोगों ने अपनी जिंदगियों को खो दिया रोड एक्सीडेंट्स में पिछले साल। अब देखो पिछला साल तो हो चुका, पिछला साल तो निकल चुका। पास्ट का टाइम जब आपको दे दिया तो फिर प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल ना करें। आप यहां लिखें 3 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन एक्सीडेंट्स लास्ट ईयर। लेकिन ये सेंटेंस जो है 3 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन रोड एक्सीडेंट्स दिस ईयर, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि दिस ईयर ये वाला ईयर अभी चालू है। 3 लोगों ने जिंदगियां खोई है, हो सकता है 3 की जगह 4 या 5 या 6 भी हो सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। समझ पाए ना, जब टाइम बीता नहीं है तो फिर आप जो है प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करें, पास्ट का इस्तेमाल ना करें। तो ये तो है सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट जो सबको आता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा एडवांस्ड बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्ड कर रहा हूँ। एडवांस पोर्शन ये कहता है जी, ये वाला फॉर्मूला जो आप भूल जाओ, पास्ट और प्रेजेंट वाला। आप सिर्फ इतना चेक करो सेंटेंस में, क्या जो एक्शन दिया गया है उसको आप चेंज कर सकते हो। अगर तो वो एक्शन आज की डेट में एट प्रेजेंट चेंज नहीं हो सकता, तब आप यूज ना करें प्रेजेंट टेंस। और अगर वो चेंज हो सकता है तो आप प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 3 लोगों ने पिछले साल अपनी जिंदगियां खोई, क्या 3 के 4 हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि पिछला साल तो बीत गया। भाई आज कोई आदमी अपनी ज़िंदगी खो भी दे, उसकी गिनती इस साल में होगी। पिछले साल की काउंटिंग बंद हो गई 31 जनवरी रात को 12 बजे। तो अगर ये एक्शन चेंज नहीं हो सकता, इसलिए भी पास्ट का टेंस यहाँ पे यूज होगा। और इस साल में ये एक्शन चेंज हो सकता है, इसलिए पास्ट टेंस का इस्तेमाल ना करके मैं प्रेजेंट टेंस का काम जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ। समझ गए? दूसरे तरीके से इसी फॉर्मूला को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। और अगर यही फॉर्मूला आप यहाँ लगाएं तो आप देखेंगे इस साल 16 स्टेट्स के टेबलू को सिलेक्ट किया गया था। मुझे ये बताओ, क्या सिलेक्शन का काम फिर से हो सकता है? साल को भूल जाओ, दिस ईयर पास्ट ईयर भूल जाओ, क्या सिलेक्शन का काम फिर से हो सकता है? 26 जनवरी की परेड की सिलेक्शन हो चुकी, 26 जनवरी की परेड होने वाली है 12-14 दिनों बाद, सिलेक्शन हो चुकी। जब सिलेक्शन चेंज नहीं हो सकती तो आप यहां पे वर सिलेक्टेड का यूज करेंगे। अगर चेंज हो सकती है तो यहां पे लिखेंगे हैड बिन सिलेक्टेड पास्ट परफेक्ट टेंस। थोड़ा सा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल से बच्चों की समझ में आ गया होगा। इस पे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेंगे, एसएससी के क्वेश्चन निकाल के लाया हूं मैं। चेतन भगत हैज रिटन सेवरल फिक्शन नॉवेल्स। चेतन भगत ने बहुत सारी फिक्शन नॉवेल्स को लिखा है। यहाँ पे हैज़ रिटन बिल्कुल सही है। चेतन भगत ने 7 नॉवेल्स लिखी होंगी, वो 8वीं लिख सकता है। काम जो है चेंज हो सकता है तो उसको प्रेजेंट टेंस में ही बताएं, है ना। लेकिन डॉक्टर कलाम हैज़ रिटन 3 बुक्स, ये गलत है। डॉक्टर कलाम तो जा चुके हैं ना, डॉक्टर अब्दुल कलाम अब स्वर्गवासी हैं। अब वो 3 किताबें लिख के गए हैं, 3 की 4 नहीं हो सकती। पास का टाइम नहीं भी दिया हो तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए हैज़ रिटन यहाँ गलत है, यहाँ पे लिखना चाहिए रॉट, ठीक है, रॉट 3 बुक्स। क्लियर है? आई हैवंट हैड माई ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, आई डेंट हैव माई ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। मैंने आज सुबह का नाश्ता नहीं किया, आज सुबह का यानी दिस मॉर्निंग का। देखिए अगर मॉर्निंग चल रही है अभी भी, नाश्ते का वक्त चल रहा है, तो ये पहला वाला सही है। और अगर मॉर्निंग बीत गई, नाश्ते का वक्त बीत गया, तो ये दूसरा वाला सही है। हमेशा काम पे फोकस करो, क्या उस काम को बदला जा सकता है? अगर बदला जा सकता है तो प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हो बेशक, अगर काम को चेंज नहीं किया जा सकता तो पास्ट टेंस का इस्तेमाल हो। तो ये नए तरीके से प्रेजेंट और पास्ट के बीच का कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश की है। चलो, जिन बच्चों को अच्छे समझ में आया हो कमेंट्स में बताना, नहीं भी आया हो तो भी बताना, नेक्स्ट क्लास में फिर किसी तरीके से बताएंगे। करेक्ट, कर्नाटका's Congress Chief Minister Siddharamaiah has said that 7 proposals sent by the state were rejected by the center. सिद्धारमैया साहब भी कर्नाटका के सीएम ऐसा कह चुके हैं कि 7 प्रपोजल्स जो कर्नाटका स्टेट के द्वारा भेजे गए थे उनको पैसिव वॉइस लगा करके सेंटर ने रिजेक्ट कर दिया बाय द सेंटर। हैज सेड क्यों लगाया?
हो सकता है वो आ गए 2-3 दिन 4 दिन बाद ये कह दें कि 7 थे उनमें से एक पास हो गया हमारा। समझ पाए, वो ऐसा कह चुके हैं। टाइम नहीं दिया पास्ट का साथ में, अगर ये दिया होता जनवरी तो फिर यहाँ पे हैज सेड की जगह पे आपको हैज निकाल के सेड लिखना पड़ता। कह रहा है पॉलिटिकल मोटिव बिहाइंड सिलेक्शन एंड एक्सक्लूजन हैज ऑफ्टन बीन सजेस्टेड। एक सियासी मोटिव जो है, इरादा जो है, सिलेक्शन और एक्सक्लूजन के पीछे अक्सर सजेस्ट किया जाता है। सब लोग ये बताते हैं कि पॉलिटिकल जो है ना खेल होता है सारा, किस स्टेट की झांकी लेनी है किसकी नहीं लेनी, और कब अंडर द बीजेपी करंट बीजेपी रिजीम, बीजेपी की करंट की सरकार के अंडर में, एंड द प्रीवियस यूपीए रिजीम, और ऐसा ही कुछ होता था कांग्रेस की यूपीए सरकार के जो है रिजीम में, उनके प्रशासन में। तो हमेशा से ही आरोप लगते आए हैं, चाहे यूपीए हो चाहे बीजेपी हो, पॉलिटिकल जो है डिस्क्रिमिनेशन के। ओनली अराउंड 15 और 16 टैब्लेट्स फ्रॉम स्टेट्स और यूटीज आर सिलेक्टेड ईच ईयर। महज 15 या 16 झांकियाँ ही हैं स्टेट और यूटी की जो सिलेक्ट की जाती हैं हर साल ईच ईयर। कह रहे एंड ऑब्वियसली ऑल कैन नॉट बी अकोमोडेटेड, और कह रहे जी ये भी ऑब्वियस बात है कि सभी के सभी को शेल्टर या अकोमोडेशन नहीं दिया जा सकता, या सभी को एडजस्ट नहीं किया जा सकता। भाई 15 ही झांकियाँ लेनी हैं, 29 स्टेट्स यूनियन टेरिटरियाँ मिल करके आ जाएंगी, 35-36 कितनी है देख लेना टोटल करके। जब 30-35 स्टेट यूटी आएंगी मिल करके तो 15-16 में से 15-20 को तो आपको जो करना ही पड़ेगा रिजेक्ट, है ना। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि सबको नहीं लिया जा सकता, शिकायत कुछ ना कुछ को रहेगी। टैब्लेट्स यानी झांकियाँ, इनकी वर्ब है आर सिलेक्टेड, महज 15-16 सिलेक्ट होती हैं। ऑल की वर्ब है कैन नॉट बी अकोमोडेटेड। चलो अब इस सेंटेंस में एक एरर है, मैं नहीं बताऊंगा, आज आप बताएं देख करके। ऑल से ये एरर जुड़ी हुई है, जो बच्चे देख के कमेंट से बताएंगे उनको हार्ट दे दूंगा। सारे कॉन्सेप्ट एक क्लास में डाल देंगे तो फिर 2.5 घंटे की हो जाएगी ना। बताना कमेंट्स में। कह रहे दोज स्टेट्स दैट हैव नॉट बीन सेलेक्टेड फॉर द परेड दिस ईयर वर इन्वाइटेड टू शोकेस देयर टैब्लुक्स एट द भारत पर्व फ्रॉम जनवरी 23 to 31। कह रहे फिर वो वाली स्टेट्स जिनको सेलेक्ट नहीं किया गया इस परेड के लिए इस साल दिस ईयर, उनको इनवाइट किया गया कि वो शोकेस करें, दिखाएं अपने झांकी को, टैब्लू को भारत पर्व नाम की इस ओकेजन पे जनवरी 23 से जनवरी 31 के बीच। और कहाँ दिखाना है? ये दिखाना है जी एट द रेड फोर्ट, लाल किले पे, रेड फोर्ट पे। ठीक है, तो दोज स्टेट्स जो हैं उन स्टेट्स की वर्ब है वर इन्वाइटेड। दैट आया स्टेट्स के लिए, दैट की वर्ब है हैव नॉट बीन सिलेक्टेड पैसिव वॉइस में। स्टेट्स प्लूरल है, इसके दैट की वर्ब भी प्लूरल है। चलिए, रेड फोर्ट जो है एक मॉन्यूमेंट है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए आर और एफ को बड़ा किया गया है प्रॉपर नाउन की तरह, और आगे द लगाया गया है सभी मॉन्यूमेंट्स के आगे। रेड फोर्ट, ताजमहल, आईफिल टावर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यूनिटी, सब मॉन्यूमेंट्स के आगे आप हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं। कह रहे द न्यू प्लान दैट हैज़ बीन अग्रीड टू बाय 28 स्टेट्स इज एम्ड एट गिविंग एवरीवन एन इक्विटेबल चांस एट पार्टिसिपेशन। कह रहे नया प्लान जो है 3 साल में सबकी बारी लगाने का, जिसको अग्री टू भी किया गया है, जिसको मान भी लिया गया है 28 राज्यों के द्वारा। ये प्लान एम्ड एट है, इस प्लान का एम है, इरादा है कि ये गिव करेगा हर एक को एक बराबरी का मौका, इक्विटेबल चांस 26 जनवरी की झांकी में भाग लेने का, परेड में पार्टिसिपेट करने का। तो प्लान की वर्ब है इज, प्लान के लिए दैट आया, दैट की वर्ब है हैज़ बीन अग्रीड। एम्ड एट होना, किसी चीज़ का आपका एम होना, एम्ड एट डूइंग समथिंग और एम टू डू समथिंग, दोनों स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जा सकता है। बढ़े आगे। कह रहा है द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑलरेडी हैज़ एन इलेबोरेट स्क्रीनिंग मैकेनिज्म फॉर पार्टिसिपेंट्स इन द परेड। हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय का ऑलरेडी एक इलेबोरेट स्क्रीनिंग मैकेनिज्म है। इलेबोरेट यानी डिटेल्ड, कॉम्प्रिहेंसिव, स्क्रीनिंग यानी फिल्टर, सिलेक्शन, मैकेनिज्म यानी सिस्टम। तो इनका सिस्टम है, मैकेनिज्म है फिल्टर करने का, किसकी झांकी लेंगे, किसकी रिजेक्ट करेंगे, और किसके लिए? पार्टिसिपेंट्स के लिए इस परेड में। कह रहा है कमिटी ऑफ डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स ड्रॉन फ्रॉम वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग पद्मा अवॉर्डीज वॉज सेटअप दिस ईयर। एक कमिटी जो थी, जो डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स की थी,
ऐसे लोग जो अलग थलग हैं, डिस्टिंग्विश्ड हैं। क्यों डिस्टिंग्विश्ड हैं भाई, ये अलग थलग क्यों हैं? जिन्होंने कुछ बड़ा काम किया है, एस्टीम्ड हैं, प्री एमिनेंट हैं, रिनॉन हैं। समझ गए, डिस्टिंग्विश्ड वो होते हैं। तो जाने माने डिस्टिंग्विश्ड, जाने माने लोगों की एक कमेटी को, डिस्टिंग्विश पर्सन की कमेटी जो थी, जिसको ड्रॉ किया गया था लोगों को जिनमें अलग अलग फील्ड से, जिसमें शामिल है पद्म अवार्ड से अवार्डी जो हैं, जिनको पद्म अवार्ड मिला है। कह रहा है ऐसी कमेटी को सेटअप किया गया था, पैसिव वॉइस में तैयार किया गया था इसी साल, दिस ईयर 2 यानी भी। और कौन सी ये कमेटी? दैट स्क्रीन्ड प्रपोजल्स फ्रॉम स्टेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। जिस कमेटी ने स्क्रीन किया, फिल्टर किया, रिजेक्ट या अप्रूव किया प्रपोजल्स को अलग अलग स्टेट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के। कमेटी की वो है वॉज सेटअप, अगेन वही बात, दिस ईयर लिखा हुआ है सर, पास्ट टेंस लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है भाई साहब? कमेटी बन चुकी है, इस साल बनी है लेकिन बन चुकी है, अब इस काम को चेंज नहीं किया जा सकता। समझ पाए मेरी बात को? तो जो काम हो चुका है फिर टाइम मत देखो, वो काम पास्ट में ही आएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैड एम्पैनल्ड 30 एजेंसीज। फिर हमारी जो कल्चर मिनिस्ट्री है, जो संस्कृति मंत्रालय है, उसने एम्पैनल किया था। एम्पैनल करना यानी पैनल बना करके नॉमिनेट करना, एक लिस्ट बनाना, पैनल बनाना, उसमें सबको एंट्री देना। तो इसने भी पैनल बना के एंट्री दी थी 30 प्राइवेट या सरकारी एजेंसियों को। और किस लिए? इस काम के लिए, फॉर डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन ऑफ डेवलप्स थ्रू एन ओपन सिलेक्शन प्रोसेस। ये बनाया गया था डिज़ाइन के लिए और फैब्रिकेशन के लिए। फैब्रिकेट करना यानी चीज़ों को बनाना ऊपर नीचे करके, कलाबाजी के साथ, है ना, कांट छांट करके डिज़ाइन करें और फैब्रिकेट करें झांकियों को। और ये एम्पैनल की गई थी ओपन टेंडर के थ्रू, ओपन सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। एंड स्टेट्स यूटीज़ वर एडवाइज टू एंगेज दीज एजेंसीज। स्टेट्स और यूटीज़ को एडवाइस किया गया था कि आप इन एजेंसीज़ को इंगेज करें, इन एजेंसीज़ के मार्फत अपनी झांकी को तैयार करें। और कब? फॉलोइंग अप्रोप्रिएट प्रोसीजर, सही प्रोसीजर को फॉलो करके। भाई ये प्राइवेट एजेंसियाँ हैं, पैसे लेंगी। सेंटर ने एजेंसियाँ फाइनल की, टेंडर करके रेट फाइनल किया, और स्टेट्स को बोला भी जो एजेंसी तुम्हें चाहिए, जो अच्छी लगे, उसको पेमेंट करके अपने बजट से अपनी झांकी को तैयार करवा लो। तो पूरा जो है भ्रष्टाचार खत्म करने की कोशिश की गई है ना। एजेंसियां भी सरकार ने टेंडर करके पब्लिक के सामने चुन करके जो है फाइनल की हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वर्ब है हैड एम्पैनल्ड, ये काम पास्ट में हो चुका था। स्टेट्स और यूटीज़ की वर्ब है वर एडवाइज्ड, पैसिव वॉइस में वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कह रहा है द एलिगेशन बाय स्टेट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रपोजल्स मे और मे नॉट बी अनफाउंडेड। कह रहा है फिर जो एलिगेशंस हैं, आरोप हैं राज्यों के द्वारा, स्टेट्स के द्वारा, और जो हैं भेदभाव के, और किस चीज़ को लेकर के? विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू मतलब विद रिलेशन टू, इस चीज़ से जुड़े हुए चीज़ है उनके प्रपोजल्स की, उनकी झांकियों के प्रपोजल की। कह रहा है ये एलिगेशंस, ये आरोप हो सकता है अनफाउंडेड ही हो सकता है ना भी हो सकता है ये आधारहीन हो सकता है इनमें कोई आधार भी हो। कह रहा है लेकिन, बट लेकिन, द सिलेक्शन प्रोसेस हैड टू बी ए पॉलिटिकल एंड कंडक्टेड इन ए ट्रांसपेरेंट मैनर। लेकिन जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको होना चाहिए था बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं। ए पॉलिटिकल मतलब जिसमें बिल्कुल भी पॉलिटिक्स ना हो, अराजनीतिक हो। सिलेक्शन प्रोसेस को राजनीति से परे होना चाहिए था, और कंडक्ट किया जाना चाहिए था सिलेक्शन प्रोसेस को एक पारदर्शी तरीके से, मैनर में, ट्रांसपेरेंट। और कैसे? वाइल मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स टू अवॉइड क्वेश्चंस इन द फर्स्ट प्लेस। मेंटेन करते हुए स्टैंडर्ड्स को, मापदंडों को, कसौटियों को, ताकि अवॉइड किया जा सके सवालों को शुरू में ही, फर्स्ट प्लेस पे ही। कहने का मतलब है सरकार ने खूब कोशिश की लेकिन फिर भी शायद कोई गुंजाइश छोड़ दी जिसकी वजह से सवाल आ रहे हैं। इस तरीके से ये पूरा काम होना चाहिए था कि कोई पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व होती ही ना, सवाल करने का किसी का मन भी ना होता, हिम्मत भी ना होती, है ना। जब आपको सामने से दिख रहा है कि मेरे सवाल का जवाब नेगेटिव ही है तो फिर आप सवाल करोगे ही नहीं। एलिगेशंस की वर्ब है मे नॉट बी अनफाउंडेड, अनफाउंडेड होना, आधारहीन होना। प्रोसेस की वर्ब है हैज़, ए पॉलिटिकल, अराजनीतिक। ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, क्लियर। इन द फर्स्ट प्लेस मतलब शुरू में ही, एट द बिगिनिंग। कह रहा है वाइल द मार्चिंग कंटिजेंट्स एंड मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स एट द परेड शोकेस द नेशंस मिलिट्री माइट।
कह रहे जहाँ वाइल परेड करते हुए, मार्च करते हुए कंटिंजेंट जो हैं, कंटिंजेंट होती है दल, टुकड़ी 5-50 लोगों की, कह रहे जो मार्च करते हुए जो कंटिंजेंट हैं, जनरली आर्मी की टुकड़ियां हैं जो, और जो मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स हैं इस परेड में, वो दिखाते हैं भारत की माइट को, भारत की मिलिट्री ताकत को, सैन्य ताकत को, है ना। आर्मी की टुकड़ियां जब मार्च करेंगी तो भारत की सैन्य ताकत आपको देखने को मिलेगी। कह रहे जहां ऐसा है वहीं पे क्या होता है, कह रहे वहीं पे द टैब्लूस एंड परफॉर्मेंसेज होल्ड लेंस टू द कंट्रीज कल्चरल स्प्लेंडर एंड डाइवर्सिटी। कह रहे वहीं पे जो झांकियां हैं और उनका जो प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस है, वो एक लेंस को होल्ड करता है। लेंस को होल्ड करना यानी किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाना, साफ तरीके से दिखाना। आपने माइक्रोस्कोपिक लेंस देखे होंगे, है ना, छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाते हैं वो। तो इसी तरीके से परफॉर्मेंस और झांकियाँ एक लेंस को रखती हैं या बड़ा करके दिखाती हैं या सबके सामने डिस्प्ले करती हैं कंट्री के कल्चरल स्प्लेंडर को, सांस्कृतिक शानो शौकत को, स्प्लेंडर शानो शौकत, मैग्निफिसेंस, और डाइवर्सिटी को, हमारी विविधता को। एक यही सेंटेंस थोड़ा सा मुझे पढ़ाने में अजीब लग रहा है ना, होल्ड अ लेंस टू समथिंग, ये एक ईडियम है, किसी चीज़ को अच्छे से हाईलाइट करके दिखाना। कंटिंजेंट्स एंड मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स की वर्ब है शोकेस, टैब्लूस एंड परफॉर्मेंसेस की वर्ब है होल्ड, स्प्लेंडर यानी शानो शौकत, मैग्निफिसेंस ग्रैंड्योर, है ना, डाइवर्सिटी है आपकी विविधता, हर स्टेट का अपना कल्चर, अपना लैंग्वेज, अपना तरीका। अब ये होल्ड अ लेंस टू, ये आपने जो फ्रेज देखा इसका मीनिंग मैंने आपको दिखा दिया, टू हाईलाइट समथिंग, किसी चीज़ को सबकी जो है निगाह में लाना। वैसे ही होल्ड अ कैंडल, होल्ड अ वुल्फ और होल्ड अ कैंडल टू द डेविल, ये 3 इडियम्स बनती हैं। चलो देखिए, होल्ड अ कैंडल टू समथिंग, टू कंपेयर एंड गेट इक्वल टू समथिंग। मान लीजिए कभी विराट कोहली या रोहित शर्मा सचिन तेंदुलकर या ब्रायन लारा के रिकॉर्ड्स को तोड़ दें, या बुमराह कभी जो है, कोई भी प्लेयर की बात कर रहा हूँ मैं, कोई पुराने प्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ दे, तो आप बोल देंगे रोहित शर्माज रिकॉर्ड्स होल्ड्स अ कैंडल टू द बैटिंग रिकॉर्ड्स मेड बाय सचिन तेंदुलकर। रोहित शर्मा के रिकॉर्ड जो हैं होल्ड कैंडल करते हैं, कंपेयर होकर के बराबर होते हैं, एज गुड एज होते हैं उस रिकॉर्ड के जो रिकॉर्ड है सचिन तेंदुलकर का। ठीक है ना, 2 चीज़ों का बराबर में आना, कैंडल या लाइट टू होल्ड करना। होल्ड अ वुल्फ बाय द ईयर या ईयर्स, इसका मतलब होता है वुल्फ को यानी भेड़ियों को कानों से पकड़ना। सिंपल भाषा में मतलब है एक ऐसी सिचुएशन में होना जिसमें रहना भी मुश्किल और बचना भी मुश्किल। समझ पाए, भेड़िए को कानों से पकड़ा हुआ है, कान छोड़ दोगे तो भी खा जाएगा, पकड़े रखोगे तो भी खा जाएगा, कानों पे हाथ डाला ना आपने, यही गलती कर दी, है ना। इसको अंग्रेजी में टू राइड अ टाइगर भी बोलते हैं, बहुत अच्छी इडियम है ये। टाइगर के ऊपर बैठे हो, इतनी तेज़ भागेगा कि कहीं ना कहीं गिरा देगा, और अगर उतरने की कोशिश की वहीं पे खा जाएगा। तो टू राइड अ टाइगर और टू होल्ड अ वुल बाय द ईयर्स, ऐसी सिचुएशन में होना जिसमें रहना भी उतना डेंजरस और जिससे बच के निकलना भी उतना ही डेंजरस। चलिए नई नई इडियम्स करवाने की कोशिश कर रहे हैं। होल्ड अ कैंडल टू डेविल का मतलब होता है डेविल यानी शैतान, शैतान की बुराई को, टू अपलोड द इवल इन समथिंग, किसी चीज़ की बुराइयों को अपलोड करना। कई बार बुराई में अच्छाई मिल जाती है तो इस इडियम का यूज़ होगा। आपकी बस मिस हो गई लेकिन बस का एक्सीडेंट हो गया, तो आप बाद में बोल रहे हो अच्छा है मेरी बस मिस हो गई, तो ये होल्ड द डेविल कर दिया आपने बस मिस होने वाले काम पे, बुराई में अच्छाई ढूंढ ली। 4 इडियम नए तरीके से बताई हैं कहानी के साथ में, आज के क्विज में आपसे पूछी गई हैं। चलिए, करेजी इन द बैकड्रॉप ऑफ कंट्रोवर्सीज ईयर आफ्टर ईयर, द न्यू प्रपोजल ऑफ रोटेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर ईच स्टेट और यूटी ऑफर्स अ फेयर मोर ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म। करेजी इस बैकड्रॉप में, इस परिदृश्य में, इस कॉन्टेक्स्ट में जो है विवादों का, कंट्रोवर्सीज का, साल दर साल नया जो प्रपोजल है बारी बारी से मौका देने का हर स्टेट और यूटी को, ये ऑफ़र करता है और ज़्यादा निष्पक्ष और ज़्यादा एक पारदर्शी सिस्टम को, मैकेनिज्म को, प्रोसेस को। प्रपोजल की वर्ब है ऑफर्स।
द असर्शन बाय ऑफिशियल्स दैट गवर्नमेंट मिनिस्टर और सेक्रेटरी डू नॉट हैव एनी रोल इन द सिलेक्शन प्रोसेस इज रीअश्योरिंग। कह रहे जो असर्शन है, दावा है, क्लेम है, स्टेटमेंट है सरकारी बाबुओं की, ब्यूरोक्रेट्स की, ऑफिशियल्स की। और क्लेम क्या है जी? दैट वो ये कि ना तो सरकार, ना मिनिस्टर, ना उसका सेक्रेटरी कोई रोल रखते हैं, कोई भूमिका रखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। कह रहे ये असर्शन ही अपने आप में रीअश्योरिंग है, भरोसा दिलाने वाला है, मन को शांत करने वाला है। सरकार का ये असर्शन जो है, दावा बहुत अच्छा दावा है। असर्शन की वर्ब है, असर्शन की वर्ब है इस, इन तीनों की वर्ब है डू नॉट हैव। कह रहे इट विल गो अ लॉन्ग वे इन कीपिंग द फेस्टिविटीज़ फ्री फ्रॉम बिकरिंग। ये चीज़ बहुत आगे जाएगी, लंबा वे जाएगी, बहुत देर तक, दूर तक साथ देगी। और किस काम में? फेस्टिविटीज़ को, त्यौहार के मौक़ों को बिकरिंग फ्री बनाने में, बनाए रखने में, नोक झोंक से आज़ाद। बिकरिंग यानी नोक झोंक, फ्री फ्रॉम बिकरिंग यानी बिना नोक झोंक का। चलिए सिंपल सा आर्टिकल, अपने क्विज़ की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल अगर लास्ट तक पढ़ा है और मज़ा आया है, क्लास में कुछ सीखा है, कमेंट्स में बताया करो। वो कमेंट्स देख करके मुझे जो मज़ा आता है ना, मुझे पर्सनली, और सेटिस्फेक्शन मिलता है कि किसी बच्चे ने तो लास्ट तक फ़ायदा लिया है ना। मोस्ट लेते भी हैं, 40-50% बच्चे जो है लास्ट में क्लास तक रहते हैं, है ना। डेटा हमें ये बताता है। फर्स्ट जो है क्वेश्चन कह रहा है आपका, इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है? अब देखो मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद से चारों स्टेटमेंट को पढ़ो, वीडियो को पॉज करके। पॉज कर लो यहाँ, चलो खुद से ट्राई दे लेना चारों स्टेटमेंट्स को। चौथी स्टेटमेंट गलत है। जो सिलेक्ट हुए हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा वो भारत पर्व पे नहीं जाएंगे, वो तो 26 जनवरी पे परेड करेंगे या 26 जनवरी में झांकी दिखाएंगे। ये भारत पर्व पे तो उनको लिया है जो सिलेक्ट नहीं हुए, मन में किसी के गुस्सा ना रहे, इसलिए 24 से 31 के बीच में जो रिजेक्टेड हैं उनको भी बोला आप भी अपनी झांकी दिखा लेना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 4 गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ज़्यादातर स्टेट जो हैं इस रोटेशनल प्लान के लिए मान गई हैं। टैब्लू एक बहुत बढ़िया जरिया है देश की कल्चरल यानी सांस्कृतिक विरासत को दिखाने का, और स्क्रीनिंग जो है टैब्लू की जाती है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। बाकी तीनों सही हैं। अब ये बीच के क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर सकते हैं, मेरे ख्याल से मेरी ज़रूरत नहीं है आपको। कैवलकेड, होल्ड अ वुल्फ बाय द ईयर, क्राई फाउल, होल्ड अ कैंडल या लाइट टू समथिंग, एंड ऑल्टरकेशन। अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, कोशिश करो। फर्स्ट कमेंट में आंसर मैंने डाल दिए हैं, वहाँ से फिर अपने आंसर्स को मेरे वालों से मैच करना। 3 एरर्स मिलेंगी लास्ट में, ठीक है, इन तीनों पोर्शंस में जो मैंने डार्क किए हुए हैं। चेक करो और बताओ आउट ऑफ 9 आपको कितने मार्क्स मिले। कल की क्लास में लेंगे आपसे मुलाकात। एक लाइक देना, क्लास को शेयर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अंटिल देन साइनिंग आउट।